नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में हो रही ताज़ा चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रभात झा ही काम करते रहेंगे। इस कहे पर अंतिम मोहर चुनावी प्रक्रिया के बाद ही लग पाएगी, लेकिन सभी वरिष्ठों ने मिलकर झा की ताजपोशी की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अब झा ऐसे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे जो दूसरी बार सत्तासीन भाजपा के सिंहासन पर विराजित होंगे। भाजपा में अब बदले जाएंगे पूरे राजनीतिक परिदृश्य। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर पिछले 2 माह से चल रही रस्साकशी अंततः स्वतः ही लगभग समाप्त हो गई। अलग अलग समय पर अलग अलग मांग करने वाले नेताओं ने ऐसी चुप्पी साधी कि प्रभात झा का रास्ता साफ हो गया। केंद्रीय संगठन और सरकार ने मिलकर अपना प्रदेश अध्यक्ष अघोषित रूप से ही सही लेकिन चुन लिया है। झा के सिर पर मंडरा रहे सारे काले बादल अब पूरी तरह से छट गए हैं। अब प्रभात झा ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। झा की ताजपोशी यूं तो 15 दिसंबर को होगी, लेकिन उनके चेहरे के भाव अब बताते हैं कि अब वो इस पद के अकेले ही दावेदार हैं और उनके सामने कोई चुनौती भी नहीं है। झा को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विधायकों से भी राय मशवरा कर लिया है। स्क्रिप्ट में कौन नेता प्रभात झा के नाम का प्रस्ताव रखेगा, कौन नेता समर्थन करेगा और कौन कौन नेता इस वक्त मौजूद रहकर तालियां बजाएगा, लिख दिया गया है। खास बात तो यह है कि झा के पुनः अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश बीजेपी नए कलेवर में दिखाई देगी। झा फिर नए उत्साह से भरे नजर आएंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की चिंता है कि दोबारा घोषित ताजपोशी के बाद क्या झा समर्थक कहे जाने वाले नेता जमीन पर टिक पाएंगे। कांग्रेस और कैलाश विजयवर्गीय दोनों के ही रिश्ते सार्वजनिक बयानबाजी में कभी मधुर तो हो ही नहीं सकते। ये बात सही भी है, आखिर दोनों की ही विचारधारा अलग जो है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से राजधानी में विजयवर्गीय को घेर रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं कांग्रेस अगला चुनाव शिवराज सिंह को छोड़ विजयवर्गीय के खिलाफ तो नहीं लड़ने वाली। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चल रही यह चर्चा अभी ताजा है और इसीलिए आपको भरोसा भी कमी हो रहा है। प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर कांग्रेस नेताओं के निशाने पर हैं। विजयवर्गीय के खिलाफ हर नेता मुंह खोल रहा है। इस बार सदन और सदन से बाहर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यानी राहुल भैया ने विजयवर्गीय पर जमकर भड़ास निकाली। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर का डॉन तक कह दिया। सुना है विजयवर्गीय इस बात से खफा तो हैं, लेकिन वो अपने मुंह से ये बात नहीं कहना चाहते हैं कि राजनीति में कौन क्या है और थे। हालांकि विजयवर्गीय ने बोलते बोलते अजय सिंह के पूर्वजों को लेकर जरूर इशारों में कुछ कहा, लेकिन वो ऐसे बातों को खुलकर इसलिए नहीं बोले कि उनका मत है कि ऐसी बातें करने से राजनीति करने वालों का स्तर गिरता है। इन बातों से लाभ कुछ नहीं होता है। अजय सिंह के कहे ने विजयवर्गीय को आहत किया है। यूं तो विजयवर्गीय पर कांग्रेस नेता समय समय पर कई आरोप लगाते रहते हैं। ये आरोप भी कोई पहली बार नहीं लगे, लेकिन अब राजनीति के गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस और कैलाश विजयवर्गीय के बीच ही सिमट कर रहने वाला है। सदन से लेकर सड़क तक और ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर अजय सिंह तक सबके मुंह पर केवल एक ही नाम है, वो नाम है कैलाश विजयवर्गीय का। हालांकि विजयवर्गीय हर बात में यही कहते हैं कि वो आरोपों की चिंता नहीं करते। हर बात पर खुली चर्चा की चुनौती वो अपने विरोधियों को देते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों का मानना है कि विजयवर्गीय पर होने वाले बयानी हमले लगातार बढ़ते जाएंगे। ऐसे में इन हमलों को सामान्य कहना अब उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यूं भी विजयवर्गीय फिलहाल शिवराज सिंह की ढाल हैं और विरोधी का पहला हमला भी ढाल पर ही होता है। बीजेपी ने पीथमपुर नगर पालिका चुनाव को अब अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। इस चुनाव को लेकर मतदान 27 दिसंबर को है और यहाँ पार्टी को उसी के अपने विभीषण से खतरा है। डरी सभी पार्टी ने नाक बचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सहित इंदौर नगर की भाजपा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। पीथमपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी यहाँ दूसरी मर्तबा कमल खिलाना चाहती है। पार्टी की इस इच्छा के आड़े और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का पुराना झंडा बरदार आ खड़ा है। पीथमपुर के राजनीतिक हालात पर नजर जमाए बैठे नेताओं का मानना है कि यहाँ बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार देवेंद्र पटेल और पार्टी के ही बागी अशोक पटेल मुख्य मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। पीथमपुर नगर पालिका चुनाव में पार्टी किस करवट बैठेगी यह कहना अभी मुश्किल है। इसीलिए पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व को भी 10 दिन पहले ही चेता दिया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभात झा ने अपने एक दौर का प्रचार यहां आकर कर लिया है। इसी तरह प्रदेश संगठन मंत्री अरविंद मेनन भी लगातार यहां के ताजा हालातों पर नजर गड़ाए बैठे हैं।
पार्टी ने इस चुनाव को इतना ज्यादा चुनौती भरा मान लिया है कि इंदौर, धार और पीथमपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज चुनाव मैदान में उतार दी है। इंदौर से ही नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी, मधु वर्मा और उषा ठाकुर जैसे नामों के साथ साथ कमोबेश सभी मंडल अध्यक्षों की तैनाती पीथमपुर के अलग अलग वार्डों में कर दी गई है। प्रभात झा ने अपनी एक चुनावी सभा तो कर दी, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया को यहां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए संगठन ने उतार दिया है। इन दिनों पीथमपुर इंदौरी नेताओं से पटा पड़ा है। इंदौर बीजेपी कार्यालय सूना पड़ा है। पार्टी के नेताओं के अलावा संभागीय संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ ने मधु वर्मा और उषा ठाकुर को चुनाव प्रभारी बना दिया है। मतलब ये दोनों नेता अब पीथमपुर नहीं छोड़ पाएंगे। नगर पालिका चुनाव 31 वार्डों में हो रहे हैं, इसलिए इंदौर से गए नेताओं की भारी भरकम फौज हर वार्ड में तैनात कर दी गई है। पीथमपुर नगर पालिका चुनाव में पार्टी की इस गंभीरता के पीछे यही कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को उत्साहित होने का कोई मौका ही नहीं देना चाहती। मतलब साफ है, मेनन साहब को अब जीत के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। कहते हैं जब समय बुरा चले तो धैर्य से काम लेना चाहिए, लेकिन बुरे वक्त में तेज चल रहे विपिन वानखेड़े एक ही दिन में 2 बार फंस गए। पहले तो उन पर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा और फिर इस आरोप का जवाब तो वो समय पर दे न पाए और उन्होंने ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के खिलाफ कुछ बिल्डरों को खड़ा करवा दिया। हालांकि वानखेड़े पर्दे के पीछे ही रहे, लेकिन पलटवार के लिए जो हथियार वे लाए थे वो बोथरे ही निकले, यानी बिल्डर काम न आए। हर बार विवादों के साथ खड़े दिखाई देने वाले एनएसयूआई के बहुचर्चित प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े एक बार फिर संकट में आ गए हैं। वानखेड़े के छात्र राजनीति करने का तरीका सबसे अलग है। वानखेड़े यूं तो किसी भी फोकटिया मुद्दे पर कभी कोई वर्क नहीं करते। वो जब भी मैदान में आते हैं वो मामला किसी न किसी ऐसे के खिलाफ होता है जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कहलाती हो, और फिर इसके बाद वानखेड़े पहले सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के खिलाफ किसी मुद्दे पर राजनीति करते हैं और फिर उसके बाद मुद्दे को इतना गरमा देते हैं कि एक समय ऐसा भी आ जाता है कि मुद्दे के गरमाने की आंच से विरोधी तो सुलगता ही है, वानखेड़े खुद भी झुलसते नजर आते हैं। वानखेड़े पर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी कुलपति के.एल. ठकराल ने पूरे 25 लाख रुपए मांगने का आरोप मढ़ा तो वानखेड़े की कहानी एक बार फिर जग जाहिर हो गई। वानखेड़े पर आरोप लगे और वो पलटवार भी नहीं कर पाए। हालांकि वानखेड़े ने अपनी राजनीतिक खोपड़ी चलाई और वानखेड़े ने कुछ ऐसे बिल्डरों को ठकराल के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार किया कि जिनके पास यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई दस्तावेज ही नहीं थे। अब वानखेड़े फिर कटघरे में हैं। उन्होंने आनन फानन में ये बयान भी दे दिया है कि वो अब ठकराल पर 1 करोड़ का दावा ठोकेंगे। जाहिर सी बात है, वानखेड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और कह सकते हैं। ये बात हम नहीं, छात्र राजनीति करने वाले ज्यादातर युवा तर्कों का तर्क है। और अंत में बात करते हैं जाबाजों की। इंदौर शहर जाबाजों का शहर है, इस बात को एक बार फिर दोहराया है मनीष रिजवानी ने। मनीष वही शख्स है जिसने क्लिनिक में घुसकर महिला डॉक्टर को लूटने वाले बदमाश को अपनी जान पर खेलकर धर दबोचा। मनीष अब बेहद खुश है और उससे ज्यादा खुश है तो शहर के वो बाशिंदे जो मनीष की जिद्दारी अब एक दूसरे को सुना रहे हैं। इंदौरी युवाओं में अपराध के खिलाफ बोलने के साथ साथ भागते अपराधियों को पकड़ने का भी जज्बा है। ये बात एक बार फिर साबित हो गई खातीवाला टैंक में हुई लूट की घटना के तुरंत बाद। हाई प्रोफाइल लुटेरों की गैंग ने हथियारों से लैस होकर डॉक्टर गीता शर्मा को निशाना बनाया तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वो इस तरह एक आम युवक के हाथों पकड़े जाएंगे। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे पहले सड़क पर भागे और फिर लोगों के हत्थे चढ़ गए। इसी दौरान एक लुटेरा मनीष रिजवानी के हत्थे चढ़ गया। मनीष ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि लुटेरों की हेकड़ी ने दम ही तोड़ दिया। इस लुटेरे को मनीष ने ऐसा दबोचा कि वो लाख कोशिश के बाद भी रिजवानी की मजबूत पकड़ को ढीली नहीं कर सका। मनीष ने जो काम किया वो काम कोई दिलेर ही कर सकता है। जिस वक्त मनीष ने लुटेरों को पकड़ा उस वक्त लुटेरे के एक साथी के हाथों में हथियार था और वो भाग रहा था। ये नजारा जान पर खेलने वाला घटनाक्रम था। इससे पहले नवलखा चौराहे स्थित देना बैंक के बाहर लुटेरों को रोकने में इंदौर का एक लाल पहले ही शहीद हो चुका है। हालांकि शहीद नरेंद्र सिंह का परिवार 7 साल बाद महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हुआ, लेकिन इस जाबाज के पूरे परिवार को इंदौर वो सम्मान नहीं दे पाता जिसका वो हकदार है। जैसे ही मनीष रिजवानी की हिम्मत सबके सामने आई तो पहले ही नजर में जहन में छुपा जाबाज एक बार फिर गलियारों में याद किया गया। मनीष के कृतित्व के बहाने ही सही
इंदौर का एक शहीद फिर सभी को याद आया। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।